Evening students, today we will discuss some more relations related to system of particles and rotational motion. तो अभी नेक्स्ट हमें करना है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर हम एनालॉगस डिस्कशन देखें जो फोर्स और ट्रांसलेशनल मोशन में जो था, अगर उसके बेसिस पर अगर समझने की कोशिश करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा. बट फिर भी ये तो बस एनालॉगस डिस्कशन पर बेस्ड है. स्टिल हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं. इन ट्रांसलेशनल मोशन हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर हम एनालॉगस डिस्कशन करें और रोटेशनल मोशन के लिए लिखें तो फोर्स का जो एनालॉगस क्वांटिटी है वो टॉर्क है. जैसे फोर्स लगाने से लीनियर एक्सेलरेशन आता है, उसी तरह से टॉर्क अप्लाई करने से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है. और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स का एनालॉगस क्वांटिटी है टॉर्क, लीनियर एक्सेलरेशन का एनालॉगस क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन, मास का एनालॉगस क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर इसी के बेसिस पर, अगर एनालॉगस डिस्कशन के बेसिस पर अगर हम लिखें तो टॉर्क को लिख सकते हैं मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा. ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं. बट ये कोई डेरिवेशन नहीं है. डेरिवेशन अगर हमें करना है तो कुछ इस तरह से करेंगे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ये रिलेशन जो है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन, यानी कि इसका जो रिलेशन है टाउ और आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का रिलेशन. ठीक है, तो किस तरह से उसको डिराइव करेंगे. तो हमेशा की तरह इस चैप्टर में जैसे हम लेते थे बार बार, एक हमने इर्रेगुलर शेप का बॉडी ले लिया और इससे पास होते हुए एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, इस इर्रेगुलर शेप के बॉडी के अंदर से एक ऐसे लाइन बना देते हैं, ये इसके अंदर से पार हो रहा है. ठीक है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा. ये इस बॉडी के अंदर से ऐसे पार हो गया. ठीक है, ये बॉडी के अंदर से जा रहा है तो ऐसे लाइन दिखा देते हैं, डॉटेड लाइन दिखा देते हैं. ये हमारा इर्रेगुलर शेप का बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और सपोज ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है. तो डिफरेंट मास पार्टिकल्स हैं इसके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स m1 m2 डिफरेंट मासेज हैं उनके, m3 एक्सिस के सभी तरफ होंगे, m4 एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. तो हर पार्टिकल अपने अपने सर्कुलर पाथ पर यहाँ चल रहा है और यहाँ रोटेशन हो रहा है. हर पार्टिकल के लिए एंगुलर स्पीड सेम होगी, सबके सर्कुलर पाथ का सेंटर इसी लाइन पर होगा जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो m1 यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान लो r1 और वही इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी. ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं. तो मान लो कि हमारा जो पार्टिकल है m1 मास वाला, ये r1 रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसका लीनियर एक्सेलरेशन है मान लो a1. ठीक है, तो अगर लीनियर एक्सेलरेशन a1 है तो इस पर एक्ट करने वाला फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन m1 a1. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्स एक्टिंग on the particle of mass m1. मास m1 वाले पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है. सिमिलरली जो m2 मास वाला पार्टिकल है, ठीक है, सिमिलरली m2 मास वाला जो पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स होगा, m2a2. ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला जो होगा उस पर फोर्स होगा m3a3 एंड सो ऑन. nth वाला जो पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स होगा, mnan. ठीक है, इस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. तो अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स हमें पता है और जिस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है, ये m1 मास वाला पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है. ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं तो अच्छे से दिखेगा. ये m1 मास वाला पार्टिकल यहाँ रखा है और ये इस r1 रेडियस वाले पाथ पर चलते हुए इस एक्सिस के अबाउट, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है. तो हमें फोर्स पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पता है, तो हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन
ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1, ठीक है, m1 मास वाले पार्टिकल पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा। फोर्स हमें पता है, तो टॉर्क और फोर्स का क्या रिलेशन होता है, ऐसे तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, ये आर और एफ वेक्टर्स हैं। अगर मैग्नीट्यूड लिखें टॉर्क का तो वो होता है आर एफ साइन थीटा। ये ऑलरेडी कल वाले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें थीटा 90 डिग्री हम क्यों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आर जो है ना वो एफ के साथ 90 डिग्री पर है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है मतलब, ठीक है, कैसे, टेंजेंशियल, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो जिधर एक्सेलरेशन होता है वही डायरेक्शन फोर्स का होता है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये जो आर है वो है रेडियस वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली आर इंटू एफ हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आर क्रॉस एफ होता है, आर एफ साइन थीटा होता है, बट यहाँ पर आर क्रॉस एफ को आर एफ साइन 90 यानी कि आर एफ लिख सकते हैं। तो m1 मास वाला जो पार्टिकल है उस पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, टाउ 1 क्या होगा, r1 f1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू लिख दें f1 की, जो यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली वैल्यू m1 a1, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल r1 m1 a1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसमें इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, इसको लिख लेते हैं m1 r1 a1, ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब क्यों लिखा है जरा अब ध्यान से समझना कि r और a जो है, ठीक है, r और a इनका एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन है, इसीलिए हमने इन्हें साथ में लिखा है। तो वो रिलेशन हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्या रिलेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हमें पता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा ओवर डी टी, और अगर हम ओमेगा को लिखें r के टर्म्स में और लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है, तो क्या इनका रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। यहां से हम ओमेगा निकालें, ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाई आर। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं v बाई आर, आर क्या चीज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, तो वो तो चेंज होती नहीं है, उसको हमने कांस्टेंट है तो कॉमन ले लिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर ले लिया, तो इधर हमें क्या मिल गया, d ओवर डी टी ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और d ओवर डी टी ऑफ लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वो क्या हो जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इक्वल टू आया a बाई आर, यहां से हमें मिलेगा a इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, आई बात समझ में, a इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर भी वही बात है कि एक्चुअली होता तो है a इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा, ठीक है, आर क्रॉस अल्फा, बट वही बात फिर से कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर a इक्वल टू आर अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू आर अल्फा को हम इक्वेशन 2 में इसको यूज कर लेंगे। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन the particle of mass m1, ठीक है, कितना टॉर्क हो जाएगा, टाउ 1 इक्वल टू क्या वैल्यू थी टॉर्क की, टॉर्क की वैल्यू थी m1 r1 a1, ठीक है, उसमें ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m1 r1 a1, a1 की जगह हम लिखेंगे r1 अल्फा, ठीक है। अब तुम सोचोगे अल्फा को 1 क्यों नहीं लिखा, अल्फा में भी 1 लिखना चाहिए था, तो अल्फा में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि सारे पार्टिकल्स का जो है एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है, क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने r1 अल्फा लिख दिया, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो टाउ 1 इक्वल टू क्या आ गया, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, ये आ गया टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1। इसी तरह से हम दूसरे पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m2 क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। m3 मास वाले पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, m3
r3 स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एंड सो ऑन। nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, टाउ n mn rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमने सारे पार्टिकल्स पर एक्ट करने वाला टॉर्क लिख लिया। देयरफॉर पूरे सिस्टम पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, देयरफॉर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो हमारा बॉडी था, जो पार्टिकल्स का सिस्टम था, ठीक है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कितना टॉर्क हो जाएगा, टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन प्लस टाउ n, ठीक है। सबकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, अल्फा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अल्फा सभी में कॉमन है, ये आ जाएगा mn rn स्क्वायर, और अल्फा सभी में कॉमन है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी है इसको हम सिग्मा नोटेशन में लिख लेते हैं। सिग्मा नोटेशन में मतलब ऐसे, सिग्मा mi ri स्क्वायर, i 1 से लेकर n तक इंटू अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि I, तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, I इंटू अल्फा, ठीक है, टाउ इक्वल टू I इंटू अल्फा, यानी कि टॉर्क जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे F इक्वल टू ma होता है, ये हम लोग ऑलरेडी इसका एनालॉजी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, जैसे जैसे टॉर्क लगाओगे एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा।